नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक जो आपके किसी भी तरीके का एग्जाम हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, चाहे हमारा हम कह सकते हैं कंपटीशन लेवल का एग्जाम है, सभी एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और भारत की विदेश नीति का एक ऐसा स्तंभ कहा जा सकता है। हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है गुट निरपेक्षता। हम आज देखेंगे गुट निरपेक्षता किसे कहते हैं, किस तरह उसका विकास हुआ और किस तरह गुट निरपेक्षता के क्या उद्देश्य थे, क्या उसकी प्रासंगिकता है, क्या उसका महत्व है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुट निरपेक्षता टॉपिक है हमारा गुट निरपेक्षता। देखिए, अगर हम गुट निरपेक्षता की बात करते हैं तो गुट निरपेक्षता एक वो विचारधारा है, एक वो अवधारणा है जिसका जन्म भारत में हुआ, या हम कह सकते हैं कि भारत उसका अग्रदूत रहा, आगे की ओर ले जाने वाला रहा। भारत ने सर्वप्रथम पहल की गुट निरपेक्षता की। जब गुट निरपेक्षता का जो जन्म अगर हम कहते हैं तो 5 राज्यों ने मिलकर के इस विचारधारा को लेके आए हैं, लेकिन जो 5 देश ये विचारधारा को लेके आए उसमें सबसे अग्रणी रहे तो भारतीय रहे, और भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू का एक इसमें हम कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान है। तो उसकी हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता, जिसे सबसे ही पता चलता है गुट निरपेक्षता अर्थात गुट यानी खेमा, गुट यानी होता है खेमा, है ना। अब खेमा निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता अर्थात किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना, किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना ही क्या है, गुट निरपेक्षता है, नॉन अलाइनमेंट है। तो अगर हम नॉन अलाइनमेंट की बात करें, जिसको आज NAM के नाम से जाना जाता है, नाम जिसको कहते हैं हम, तो गुट निरपेक्षता की अगर हम बात करते हैं तो नाम सही है गुट निरपेक्ष अर्थात खेमा अर्थात पक्ष ना लेना। निरपेक्षता का मतलब है पक्ष ना लेना, पक्ष ना लेना अर्थात किसी भी खेमे का क्या नहीं लेना, पक्ष ना लेना ही क्या है, गुट निरपेक्षता है। अर्थात किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना, किसी भी विचारधारा में शामिल नहीं होना, अपनी अलग से विचारधारा रखना ही क्या कहलाता है, गुट निरपेक्षता कहलाता है, किसी गुट में शामिल नहीं होना। तो उस समय की बात है जब हम हमारे स्वतंत्रता के दिवस, जब हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद का अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में एक इस तरह का बवाल मचा हुआ था। हम ये कह सकते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह का बवाल मचा हुआ था कि 2 ध्रुवीय व्यवस्था हो गई थी हमारे यहां पर स्थापित। 2 ध्रुवीय व्यवस्था किस तरह हो गई थी कि एक शक्ति का केंद्र हो गया था अमेरिका और एक शक्ति का केंद्र हो गया था सोवियत संघ। दोनों की अपनी अपनी अलग विचारधाराएं थी, एक पूंजीवादी था, एक साम्यवादी था, और दोनों विचारधाराओं में टकराव होना अवश्य संभव ही था। लेकिन जो तृतीय विश्व के लोग हैं, तृतीय विश्व का मतलब वो है जिनको फिलहाल हाल में ही क्या मिली थी, आजादी का स्वाद जिन्होंने चखा था, जो अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखना चाहते थे, परतंत्रता की बेड़ियों को झेल चुके थे, वो ये जानते थे कि अब इन दोनों गुटों में शामिल होना या ना होना, क्या किया जाए, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है। ऐसी मुश्किल में वो फंसे हुए थे कि अगर एक खेमे में शामिल होते हैं तो दूसरा खेमा नाराज हो जाता है, और उसकी नाराजगी झेलना बहुत बड़ा काम था। जैसा झेलना मुश्किल नहीं था, मुश्किल ही नहीं, हम कह सकते हैं कि एक अपने आप पर आक्रमण को बढ़ावा देना था, अपने आप को उस विचारधारा में, एक विचारधारा में शामिल कर लिया तो दूसरी विचारधारा को अपना दुश्मन बनाना था। तो इस समय एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, वह है गुट निरपेक्षता। तो हम ये गुट निरपेक्षता की बात करें, अगर हम गुट निरपेक्षता को सीधे देखें तो गुट निरपेक्षता जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध का समय था, शीत युद्ध चल रहा था दोनों महाशक्तियों के बीच में, उस समय तृतीय विश्व के जो लोग थे, या हम कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र अभी अभी हुए थे, उन्होंने अपने आप को
अलग रखने के लिए, उन दोनों खेमे में शामिल नहीं होने के लिए एक अलग से विचारधारा का निर्माण किया, वो कहलाती है गुटनिरपेक्षता। तो हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता की, क्या इसका अर्थ है, क्या इसकी परिभाषा है। तो अगर हम बात करते हैं तो गुटनिरपेक्षता को एक तरीके से हम तटस्थता कह सकते हैं। अगर हम अर्थ और परिभाषा की बात करें गुटनिरपेक्षता की, देखिए गुट निरपेक्षता एक तरीके से इसका अगर हम तात्पर्य की बात करते हैं या अर्थ की बात करते हैं तो हमने जैसे देखा किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, लेकिन यहां पर हम एक तरीके से तटस्थ थे। तटस्थ अर्थात अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्थन करना। क्या है इसका अर्थ? तटस्थ रहते हुए, तटस्थ रहते हुए अलग रहकर अपनी स्वतंत्रता, तटस्थ रहते हुए अलग रहकर अपनी स्वतंत्रता और अपनी स्वतंत्र नीति, स्वतंत्रता एवं नीति का निर्धारण न्याय एवं राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर करना। अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्र नीति का निर्धारण न्याय और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर करना ही क्या है? एक तरीके से गुटनिरपेक्षता है। ये हम कह सकते हैं कि तटस्थ रहते हुए हम अपनी स्वतंत्रता के लिए, हम किसके लिए? स्वतंत्र एक निर्णय नीति का, हम कह सकते हैं स्वतंत्र निर्णय नीति, इसको कह दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वतंत्र निर्णय नीति, जो भी हम निर्णय लेंगे उसका निर्धारण न्याय और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर करेंगे, न कि किसी विचारधारा में मिलकर के। तो यहां पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम अलग है तो उदासीन हो गए। यहां पर उदासीनता क्या? उदासीन नहीं है, हम उदासीनता की बात नहीं कर रहे हैं। यहां उदासीन नहीं है, हम यहां पर क्या है? रचनात्मक हैं। हम क्या है यहां पर? रचनात्मक। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हमारी स्वयं की एक विचारधारा का निर्माण कर रहे हैं, हम अपनी एक खुद की विचारधारा बना रहे हैं। तो इस तरह हम क्या है? यहाँ पर रचनात्मक है, उदासीन नहीं है। तो एक तरीके से अगर हम अर्थ की बात करें तो तटस्थ रहकर के, तटस्थ रहते हुए अलग रहकर अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति का निर्धारण न्याय और अपने राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर करना ही क्या है? गुटनिरपेक्षता है। इसके अंदर हम किसी भी गुट का समर्थन नहीं करते हैं। अगर हम इसके बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करें, उस समय जो शीतकाल का समय चल रहा था, उस समय अलग अलग प्रकार के सैनिक संगठन बनाए जा रहे थे। सीटो हम कर सकते हैं, है ना, सीटो की हुआ, उसका एक गुट हुआ, एक तरीके से सैनिक गुट बनाए जा रहे थे। वर्षा संधियां हो रही थी, तो वो उन सबसे दूर रहना, उनको बढ़ावा नहीं देना ही एक तरीके से गुटनिरपेक्षता माना गया था। और अब गुटनिरपेक्षता की अगर हम बात करते हैं, इसके विकास की बात करें, तो हमने विकास और परिचय की बात कर लेते हैं। ये तो इसका अर्थ हो गया एक तरीके से। अगर हम इसकी बात करते हैं, गुटनिरपेक्षता के विकास की बात करते हैं, अगर हम विकास और उदय की बात करें, इसके किसकी बात करें? हम इसके विकास और उदय की बात करते हैं। उदय की बात करते हैं तो वो हुआ सेकेंड विश्व युद्ध के बाद। सेकेंड विश्व युद्ध के बाद कब? जब पूरा विश्व है वो दो महाशक्तियों, एक तो अमेरिका कह सकते हैं और एक कह सकते हैं सोवियत संघ।
इन दो ध्रुवों के बीच में झूल रही थी। इन दो ध्रुवों के बीच में इधर जाएं या इधर जाएं, ये इस विचारधारा को माने, ये विचारधारा थी, ये साम्यवादी विचारधारा की साम्यवाद, और ये थे पूंजीवाद। इन दोनों विचारधाराओं में किस विचारधारा का समर्थन करे, किसका ना करे, उसमें झूल रही थी। वो समय था इसके उदय का या विकास का। उसी समय जवाहरलाल नेहरू हम कह सकते हैं, इसके अलावा मिस्र को हम कह सकते हैं, भारत के अलावा मिस्र है, यूगोस्लाविया है, घना है ना, उनको हम कह सकते हैं उन्होंने बहुत एक अच्छा एक नया हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट लेके आए, जो कॉन्सेप्ट कहलाया गुटनिरपेक्षता। तो इसमें 5 देशों ने शुरुआत में 5 देशों को हम नाम ले सकते हैं उनका, कि 5 देशों ने मिलकर के गुटनिरपेक्षता की शुरुआत की, जिसमें अग्रणी रहे भारतीय। तो हम 5 देशों में बात करते हैं। भारत नंबर 1, नंबर 2 हम बात करते हैं भारत के बाद मिस्र की बात करते हैं, मिस्र। नंबर 3 पर अगर हम बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं यूगोस्लाविया की, यूगोस्लाविया। मिस्र हो गया, भारत हो गया, यूगोस्लाव हो गया, घाना, हम घाना की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम 5वें ग्रुप में देखें तो इंडोनेशिया को भी ले सकते हैं हम इसमें, इंडोनेशिया। तो भारत की तरफ से कौन, हमारे भारत की तरफ से जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। हम कह सकते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू। मिस्र की अगर हम बात करें तो मिस्र से नासिर, हम यूगोस्लाविया की बात करें, यूगोस्लाविया से टीटो, मार्शल टीटो जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्शल टीटो लिख सकते हैं हम, मार्शल टीटो। घाना की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर सुकर्णो, डॉक्टर सुकर्णो, डॉक्टर सुकर्णो सुकर्णो थे। और इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एन क्रूम है ना, इनका नाम था एन क्रूम या बामे एन क्रूम हम कह सकते हैं, बामे एन क्रूम, बाने एन क्रूम ये थे, है ना। तो इन्होंने मिलकर के, इन 5 देशों के इन 5 महान भावों ने मिलकर के एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। वो कॉन्सेप्ट कहलाया आपका गुटनिरपेक्षता। इस गुटनिरपेक्षता की जो नींव की अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं यहां पर गुटनिरपेक्षता के विकास की या उदय की हम बात कर रहे हैं। हम यहां पर गुटनिरपेक्षता के विकास या उदय की बात कर रहे हैं, जो कब हुआ, द्वितीय सेकंड विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद, जब पूरा भारत का पूरा विश्व है जो 2 विचारधाराओं के बीच में झूलता रहा और सोच रहा था किस ध्रुव की ओर जाना चाहिए, उस समय एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए गुटनिरपेक्षता। शुरुआत में इसके देशों की जरूर हम कह सकते हैं कम थी, लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या बढ़ती गई है। तो इसकी जो नींव रखी गई, अगर हम नींव की बात करें, अगर इसकी जो नींव रखी गई है वो रखी गई 1955 में, 1955 में जो नींव रखी गई, एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ। कौन सा, एफ्रो एशियाई सम्मेलन। जो एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ, अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसको हम बांडुंग सम्मेलन भी कह सकते हैं। एक ही बात है, ध्यान रखना, बांडुंग सम्मेलन ज्यादा इसका फेमस नाम है, बांडुंग सम्मेलन।
ये हुआ था 1955 में, 1955 में यहां इसकी नींव रखी। और इस नींव की औपचारिकता, अगर हम औपचारिक रूप से हम कहें कि NAM नाम का या नॉन अलाइनमेंट या हम कह सकते हैं गुट निरपेक्षता का जो जन्म माना जाता है या स्थापना मानी जाती है वो 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में मानी जाती है। वो कब मानी जाती है? 1961 के 1961 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन, बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में मानी जाती है दोस्तों, है ना? कहां पर? बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में 1961 में। इसमें जो शामिल थे 25 देश थे। कितने? 25 देशों ने भाग लिया। 25 देशों ने इसमें भाग लिया। और वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है, वर्तमान में अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 125 हो गई है। इसमें 100 बढ़ गए हैं, ध्यान रखना। कितने हो गए हैं? 125 देश इसमें शामिल है। वर्तमान में 125 सदस्य संख्या है इसकी, सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 125 है। और इसका जो अभी शिखर सम्मेलन हुआ है 18वां, वो कहां हुआ है? नेपाल, काठमांडू में। 18वां शिखर सम्मेलन जो इसका कहां हुआ? नेपाल, काठमांडू। और जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 17वां जो शिखर सम्मेलन हुआ इनका, वो कहां हुआ था? 1916 में वेनेजुएला में हुआ था। कहां हुआ था? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में इनका क्या हुआ था? शिखर सम्मेलन हुआ था। और एक मंत्रिमंडलीय मीटिंग भी हुई थी 2019 में। शिखर सम्मेलन नहीं करके एक मंत्रिमंडलीय देशों की मीटिंग हुई थी, वो भी वेनेजुएला के कराकस में हुई थी। कराकस में, कहां पर? वेनेजुएला में। ये वेनेजुएला में ही है, कराकस में। 1919 में एक मंत्रिमंडलीय मीटिंग भी हुई थी। लेकिन 18वां जो शिखर सम्मेलन हुआ वो कहां हुआ? नेपाल के काठमांडू में हुआ। अब हम ये बात करते हैं, ये बात हमने उदय और विकास को देखा, वर्तमान स्थिति की बात की इसकी कि वर्तमान समय में इसकी कितनी सदस्य संख्या है, लेकिन किन सिद्धांतों और किन उद्देश्यों को लेकर के चला उनकी बात करते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक आएगा यह है, वो है गुट निरपेक्षता के उद्देश्य एवं सिद्धांत। अगर हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता के उद्देश्य, या हम कह सकते हैं सिद्धांत। उद्देश्य और सिद्धांत की अगर हम बात करें तो पहला जो इनका उद्देश्य है वो है साम्राज्यवाद को रोकना। जो साम्राज्यवाद है ना, वो विचारधारा है साम्राज्यवाद की, विचारधारा या विचारधारा कह दो या साम्राज्यवाद ही कहो इसको तो भी ठीक है। हम कह सकते हैं जो साम्राज्यवाद है उस विचारधारा को रोकना। देखिए उस समय की जो स्थिति थी, हम देख रहे थे कि भारत स्वतंत्र हुआ ही था। अन्य जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, इसमें अधिकतर जो देश हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं, कहां के हैं वो आपको लैटिन अमेरिका के मिलेंगे, और आपको अफ्रीका के मिलेंगे, आपको एशिया के मिलेंगे। तो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश इसमें ज्यादा है ना, ध्यान रखना। तो साम्राज्यवाद की विचारधारा रोकना, इन्होंने जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे इन्होंने दंश झेला था साम्राज्यवाद का। तो साम्राज्यवाद से बिल्कुल चिड़े हुए ये देश थे, साम्राज्यवाद को झेल चुके थे, उपनिवेश रह चुके थे, ये जानते थे गुलामी क्या होती है। इस गुलामी को रोकना, और कोई देश इस गुलामी में ना जकड़े या खुद स्वयं गुलामी में ना जकड़ जाए, उस बात को, उस विचारधारा को
रोकना चाहते थे। ये इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट वो था, हम कह सकते हैं उद्देश्य था। इस उद्देश्य को लेकर चले कि नहीं, अब साम्राज्यवाद को रोकना है, जो ये विचारधारा है साम्राज्यवाद, इसको खत्म करना है कि एक देश दूसरे देश की अस्मिता, उसकी स्वतंत्रता, उसका सम्मान करे, हस्तक्षेप की नीति अपनाए। इस तरह की विचारधारा को लेकर के साम्राज्यवाद की विचारधारा को रोकना इनका एक उद्देश्य बना। अगर हम दूसरी बात करें तो इसमें दूसरा नस्लीय भेदभाव उस समय जो चल रहा था, नस्ल के आधार पर नस्लीय भेदभाव, या हम कह सकते हैं नस्लीय भेदभाव कहो या रंग भेदभाव कहो, रंग के आधार पर अफ्रीकी देशों को सबसे ज्यादा ये बात झेलनी पड़ रही थी कि उनको नस्लीय भेदभाव का और रंग भेदभाव दोनों का सामना करना पड़ रहा था। रंग में वो काले लोग, जो गोरे लोग होते थे, वो काले लोगों को प्रताड़ित करते थे, उनको नस्लीय भेद के रूप में हम कह सकते हैं उनकी नस्ल के आधार पर उनको गालियां देते थे, एक तरीके से भेदभाव करते थे नस्ल के आधार पर और रंग के आधार पर। तो ये भेदभाव है, इस भेदभाव को रोकना एक इंपॉर्टेंट था, जरूरी था, और इस भेदभाव को खत्म करना जरूरी था। तो इसके विरोध के लिए, इसका विरोध करना ही एक उद्देश्य बनाया किसने, गुटनिरपेक्षता ने। इसके अलावा तीसरा निशस्त्रीकरण की अगर हम बात करें, निशस्त्रीकरण हम कह सकते हैं को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य बना। निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया कि जो लोग परमाणु बल पर या परमाणु शक्ति को हासिल करना चाह रहे हैं, उस होड़ पर रोक लगनी चाहिए। लोगों को परमाणु शक्ति की तरफ भागना नहीं है, क्योंकि ये विनाश का कारण है। और ये एक तरीके से सभी तृतीय विश्व युद्ध के तृतीय विश्व के देश थे, या हम कह सकते हैं गुटनिरपेक्षता में शामिल जो देश थे, उनका ये उद्देश्य बना कि इस निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए, शस्त्रीकरण पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे विश्व को एक तरफ हम कह सकते हैं अंधकार में लेके जा रहे हैं, विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। इस तरह होगा तो एक तृतीय जो विश्व है युद्ध है, तृतीय विश्व युद्ध है, वो अवश्य संभावी बन जाएगा, अवश्य होगा। अगर इस तरह की होड़ मचती रही तो एक दूसरे की होड़ के कारण एक दूसरे को कमतर आंकने के लिए, एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए जो होड़ लग रही है, वो होड़ को समाप्त करना एक उद्देश्य बना गुटनिरपेक्षता का। तो इस उद्देश्य को लेकर ही वो साथ में चले। इसके अलावा मानव अधिकार की अगर हम बात करें, मानव अधिकार का सम्मान, उसमें विश्वास करना और उसकी गरिमा का ध्यान रखना भी इनका एक उद्देश्य था। हम कह सकते हैं मानवाधिकार, मानवाधिकार का सम्मान, विश्वास और गरिमा बनाए रखना। देखिए, मानव अधिकार वो अधिकार है जो मानव को मानव होने के नाते मिलते हैं। उन मानव अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगह रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, मानव को अमीर गरीबी के आधार पर, जातीयता के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर उन मानवों के जो मानव होने के जो गुण है, मानव होने के जो अधिकार उन पर कुठाराघात किए गए हैं, उनके अधिकारों को कमतर किया गया है, उनके अधिकारों को कम किया गया है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है बहुत से देशों में। उन दिन का उसका मानव अधिकार जो बना कि मानव को मानव होने के नाते ये अधिकार तो मिलने ही चाहिए, वो अधिकारों का सम्मान हो, उसमें विश्वास हो, उसकी गरिमा बनी रहे, इसके बनाए रखने के लिए, गरिमा बनाए रखने के लिए इस उद्देश्य को साथ में लेके चला गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। इसके अलावा नियो, हम कह सकते हैं NIEO, नियो की बात करते हैं, NIEO, नियो नाम से ही हो रहा है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो नियो है, तो नियो में अंदर क्या है, न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, अर्थात नई अंतरराष्ट्रीय नीति का मांग। नई, नियो का मतलब मैंने बता दिया, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति।
की मांग, एक इस तरह की नीति की मांग यूएनओ में कि जो विकासशील देश है, जहां गरीबी है, उन देशों को अधिक सुरक्षा और उन देशों को अधिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इस तरह की एक नीति बनाने की, एक आर्थिक नीति की मांग लगातार इस मांग करना, इसका एक उद्देश्य रहा है कि हमें एक नई आर्थिक नीति बनानी है और इस नीति को बनाए रखने की मांग बहुत जरूरी थी और ये मांग को यूएनओ के सामने उठाना और इसको दिलवाना एक उद्देश्य रहा गुटनिरपेक्षता का। तो नई अंतरराष्ट्रीय नीति की मांग करना जरूरी था और इस मांग को रखा इन्होंने अपने उद्देश्य और सिद्धांतों में। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाना, सहयोग देना, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग प्रदान करना और अंतरराष्ट्रीय शांति रहे, कोई युद्ध में शामिल नहीं हो, किसी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहनी चाहिए, एक देश दूसरे देश को शत्रु ना समझे, सब अपनी उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और संपूर्ण विश्व के अंदर शांति स्थापित बनाए रखना ही इसका उद्देश्य था कि इसी तरह की कोई परिस्थितियां पैदा ना हो पाए जिसके कारण क्या हो, युद्ध झेलना पड़े, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध झेल चुके थे और जान चुके थे कि युद्ध कभी भी विकास नहीं विनाश लेके आता है, हमेशा विकास नहीं लाता, विनाश लेके आता है। इस बात को जानते हैं देश, सभी देश जानते थे और इसलिए उन्होंने अपने उद्देश्यों में शामिल किया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को। इसके साथ ही यूएनओ, हम देखते हैं यूएनओ, अगर हम बात करते हैं यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहा है और उन्होंने भी इस चीज को अपने उद्देश्यों में शामिल किया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी कार्य हैं उनको प्रभावी ढंग से संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावी ढंग से, या हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य को प्रभावी ढंग से लागू करवाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करवाना, यह उद्देश्य रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जितने भी कार्य हैं वो प्रभावी ढंग से लागू हो, इसमें सहयोग प्रदान करना यूएनओ के कार्य। इसके अलावा नए कार्य भी कुछ जोड़े गए हैं उसमें, वो है पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। ध्यान रखना इनके उद्देश्यों में एक नई चीज और जोड़ी गई है, वो है पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीवों और पर्यावरण का संरक्षण, ये एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य और सिद्धांत को शामिल किया इन्होंने कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए किस तरह के कदम उठाने, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, जिससे एक चेन जो बनी रहे, वन्य जीवों की जो चेन है वो बनी रहनी चाहिए। वन्य जीव जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है जितने भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जीवन इन जीवों से जुड़ा हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। और इनको ये पर्यावरण की शुद्धता में भी सहयोग देते हैं। तो पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, प्रदूषणों को रोकने के लिए, जितने भी प्रकार के प्रदूषण है उनको रोकने के लिए और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। इस तरह के उद्देश्य को लेकर के ये चला है, ये शामिल किया है इन्होंने नवी। और एक आतंकवाद, अगर हम बात करें आतंकवाद, तो आतंकवाद का विरोध करना,
करना भी इनके उद्देश्यों में शामिल रहा है कि जितने भी देश हैं जो नाम के सदस्य हैं, एनएम के सदस्य हैं, नॉन अलाइनमेंट के सदस्य हैं, वो आतंकवाद को कभी सहयोग नहीं करेंगे, उसका लगातार विरोध करेंगे और आतंकवाद को जड़ से मिटाने का उनका उद्देश्य रहा है, सिद्धांत में शामिल किया है। तो इस तरह के उद्देश्य को लेकर के गुटनिरपेक्षता का जन्म हुआ, हम कह सकते हैं। गुटनिरपेक्षता आगे बढ़ी और वर्तमान समय में 25 से 125 सदस्यों के रूप में गुटनिरपेक्षता बहुत सारे देशों की विदेश नीति में शामिल है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक को हो सकता है इस टॉपिक के हम आगे के पॉइंट करेंगे कल डिस्कस। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।